नमस्कार, मैं हूं प्राची सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल। हम रोज लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छुपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वहीं मीडिया की चौपाल में हम पत्रकारों का नजरिया समझने की कोशिश करते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नजरिए को समझने की हमारी कोशिश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए के एक मुलाकात के प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी एक खास शख्सियत के साथ, समझते हैं उनके नज़रिए को, जानते हैं उनके मकसद को और झांकने की कोशिश करते हैं उनके सियासी सफ़रनामे को। आज इसी प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि सिंह पवार। जी हाँ, हम जानेंगे उनसे, सवालात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किसानों की सूद अब क्यों आई या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में कहाँ खड़ी हुई है। ठाकुर साहब, आपका डीएनए की इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका सियासी सफ़रनामा क्या रहा। नमस्कार महाराज जी, सबसे पहले तो मैं डीएनए परिवार को और एक अच्छा शुरुआत धमतरी में कि सभी को एक पहचान देना ऐसे डीएनए परिवार ने चालू किया है, मैं उसके लिए डीएनए परिवार को अपने तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक सियासी सफ़रनामा का सवाल है तो मेरा जन्म, वैसे मेरा पैतृक जो है गांव कांकेर ज़िला का चारामा जो ब्लॉक है वहाँ से जैसा कर्रा गांव है, वहाँ से मेरी पैतृक और हमारा पुराना घर अभी भी वहाँ है। और वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सभी चारामा से हुई और कॉलेज में भी कांकेर से महाविद्यालय ने उसका हुआ। और पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर ऐसा देखा जाए तो हमारा तो चूँकि बस्तर देखा जाए तो कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि रही, तो वो सब चीज़ों को न जानते हुए जब हम 1989 में पहला मताधिकार का हमको जब उपयोग किए तो उस समय सबसे पहले हमने मतलब पहला जो मताधिकार है भारतीय जनता पार्टी को दिया और वहाँ से हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति रही, जो आज तक युवा मोर्चा में हमने वहाँ काम किया चारामा में रहते हुए। और 93 से मैं यहाँ, मेरा एक दूसरा गांव जो हमारा संबलपुर है, वहाँ से मैंने भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की, संबलपुर के बूथ से। और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं विभिन्न मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेप हैं जो जवाबदारी जहाँ पर दी जाती है, चाहे बूथ से हो, शक्ति केंद्र हो, मंडल हो, विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों में दायित्वों का निर्वहन करते हुए, जिला में कोषाध्यक्ष का निर्वहन करते हुए आज पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में धमतरी के लिए मुझे नेतृत्व दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदैव ऋणी रहूँगा, उस ऋण से मैं कभी भी ऋणी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है संगठन की बहुत अहमियत होती है और आपको जिला अध्यक्ष जैसे शीर्षस्थ पद की जवाबदारी मिली है, वो भी विपक्ष में। तो आप इसे चुनौती मानते हैं या एक अवसर मानते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जिला अध्यक्ष और विधायक के बीच में, विधायक की टिकट के बीच में बहुत कम फासला होता है। तो आप इसे चुनौती मान रहे हैं या एक अवसर है आपके लिए? देखिए, मैं हर एक काम को, चाहे वो राजनीति हो, पारिवारिक हो, चाहे मेरा स्वयं का व्यावसायिक काम हो, मैं किसी भी चीज़ को एक चुनौती के रूप में मानता हूँ और चुनौती के रूप में सभी परिस्थितियों में काम करते हुए और उसको पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हुए एक रिज़ल्ट आए ऐसा सोच और काम करते हुए, और उसके बाद मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसके अपेक्षा स्वरूप क्या होगा, कि वो चीज़ों के परवाह किए बगैर जो भी हमको जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी को अच्छे से निभाएं, पॉजिटिव सोच के साथ उसका सकारात्मक रिजल्ट दें। ये मेरा शुरू से मानना रहा है और ऐसे ही आज
जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया और मैंने मंडल में भी जब काम किया, मंडल में महामंत्री के रूप में काम किया, जिला में कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया, तो हमेशा मैंने कभी भी पद को अहमियत नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि पद, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता एक प्राथमिक सदस्य होता है और उसमें से कुछ जो सक्रिय होते हैं वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, और उसी चीज़ को मैं हमेशा फॉलो भी करता हूँ कि मैं भी एक प्राथमिक सदस्य हूँ और हर एक प्राथमिक सदस्य की उतनी ही जवाबदारी है। व्यवस्था के तहत कोई अध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है, कोई भी व्यवस्था के तहत पद में दिया जाता है, लेकिन पहले चीज़ यही होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठाओं पे श्रद्धा रखते हुए हम पहले प्राथमिक सदस्य हैं और पार्टी जो भी काम देगी वो हर एक प्राथमिक सदस्य को वो काम करना चाहिए, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। एक सवाल है कि आप विपक्ष को भी देखें भारतीय जनता पार्टी के, फिर 15 साल के सत्ता काल को भी देखें और आज फिर विपक्ष में है पार्टी। विपक्ष से सत्ता में पहुंचने और सत्ता से विपक्ष में पहुंचने के पीछे क्या कारण रहे, कभी आपने चिंतन मनन किया होगा? क्योंकि आज आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो उन खामियों को आप दूर करेंगे और खासियतों को बढ़ाएंगे, तो क्या खामियां रही कि 2018 में पार्टी को 50 से 15 पे आना पड़ा? आप अपने व्यक्तिगत नज़रिए से क्या मानते हैं, क्योंकि आप गहराई से देखें पार्टी को? देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए या लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास, या हमेशा जब भी सरकार आती है, चाहे हम 89 में जहाँ से मैं जानता हूँ कि सुंदरलाल पटवा जी की सरकार वो आई और उसके बाद एक अमूलचूल परिवर्तन किसानों के लिए हुआ, हालांकि वो अल्पकालीन सरकार रही। और उसके बाद चूँकि लगातार कांग्रेस का केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस का शासन रहा, और उन तमाम परिस्थितियों से कहीं पर तो जनता को एक आदी हो गए थे कि ऐसा ही हमको प्रशासन लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन सतत भारतीय जनता पार्टी सिफर से सल्तनत तक की राजनीति एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी, और आज भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धेय मैं हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक को उन चीज़ों से याद रखना चाहिए कि हमारे पते में जो छत्तीसगढ़ लिखाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और वहाँ से हम चालू करें 1993 से, मैं अपने सफ़रनामा की बात करूँ, 1993 से जो हमने सरकार देखी, वो आते आते 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और उस बीच में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार देखी, तो वहाँ से जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए वास्तविक में अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वो परिभाषित हुआ है पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार में और आज भी, और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में, कि लोकतंत्र वास्तविक में लगता है कि लोकतंत्र जिंदा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो सब चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, जब अजीत जोगी जी की अल्पकालीन सरकार थी 3 साल की, वहाँ भी हमने देखा कि किसानों के साथ जो अन्याय, अराजकता, गुंडागर्दी, एक भय का जो माहौल हमने जो छत्तीसगढ़ में देखा था, और उसके बाद 15 साल का डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हमने देखी है और पूरी जनता ने, पूरे किसान ने, हमारे युवा साथियों ने देखा, जितने कर्मचारी उन्होंने देखा, व्यापारियों ने देखा। तो एक जो सुकून, या देश में जो राज्य में जो सुशासन जो होनी चाहिए, और लोकतंत्र में सभी यही चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और एक अच्छा शासन, हर एक जब राजा के रूप में हम सरकार के लिए मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो हर एक प्रजा की ये अपेक्षा होती है कि हमें एक सुशासन मिले, अच्छा शासन मिले। ये भारतीय जनता पार्टी में पहले भी देखने को मिली, आज भी देखने को मिली। और 18 के चुनाव के बाद आप बोल रहे हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो एक छलावा, जो बहरूपिया सरकार जो अभी है, उन्होंने एक दिखावा, एक छलावा जो किसानों के बीच में जो किया, युवाओं के साथ किया, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनके साथ किया, व्यापारियों के साथ किया, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको, हर एक वर्ग को उन्होंने छला। और वो उस छलावे में वाकई में छत्तीसगढ़ के जनता भोली भाली जनता होती है, किसान हमारे भोले भाले हैं, उन्होंने उस छलावा में आके या उनके उसमें फंस गए और वो सरकार का बदली हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर रमन सिंह का शासनकाल खराब था उसके कारण हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। और आज वो चीज़ एक अफसोस के रूप में जनता उन चीज़ों को महसूस कर रही है। आपने बताया कि सबसे बड़ा कारण, और ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण जो है वो एक घोषणा पत्र रहा कांग्रेस का, जो लोक लुभावन रहा, और ख़ास तौर पर किसानों को लेकर, किसानों की कर्ज माफ़ी
एक बहुत बड़ा कारण रहा भारतीय जनता पार्टी के पराजय और कांग्रेस के इस तूफानी विजय में। आप इस 2 साल में क्या पाते, कितना कर्ज माफ़ हुआ, किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए गए, आप क्या मानते हैं? देखिए, इनका आज भी वो ऑडियो और वीडियो अभी भी फुटेज के रूप में है कि इनके जो कद्दावर जो मुख्यमंत्री के दौड़ में थे और अभी भी 50-50 की सरकार जो कहा जाता है उसमें भी इनकी वो 50-50 के अभी मुख्यमंत्री हैं TS सिंहदेव जी, उनका एक और गिरीश देवांगन जी का शामिल एक वीडियो फुटेज है कि उसमें कहा गया था उस समय कि कोई भी कर्ज का कोई सीमा नहीं होगा कि छोटा कर्ज हो बड़ा कर्ज हो, किसानों की कोई परिभाषा नहीं होगी कि वो छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, बैंकों की कोई परिभाषा नहीं होगी कि वो सहकारी बैंक हो या नेशनलाइज बैंक है। हर एक प्रकार के कर्ज किसानों के माफ़ किया जाएगा, ये उनके घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र चूँकि हमेशा कांग्रेस का घोषणा पत्र एक छलावा के रूप में या एक कागज़ में लिखा हुआ पुलिंदा माना जाता है, जो कि कभी भी अमली जामा उसमें नहीं होता। लेकिन ये फुटेज है इसका ऑडियो और वीडियो, तो उसमें TS सिंहदेव ने ये कहा था और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा भी इस रूप में कि अगर ये सब चीज़ नहीं होंगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। भले ही उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उनका वही कहना था कि हर एक कर्ज माफ़ होगा। मैं समझता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, मेरा भी HDFC बैंक में कर्ज था जो अभी मैंने पटाया, और जितने भी नेशनलाइज बैंक सहकारी बैंकों का भी कर्ज माफ़ किया। उसमें भी देखिए इनकी चालाकी कि सहकारी बैंकों में किसान धान बेचे थे, उनका पैसा उनके खाते में जमा था, मात्र कागजी समायोजन किया गया, न कि कर्ज माफ़ हुआ। हम कर्ज माफ़ तब मानते कि बैंकों को तुरंत पैसा राशि जमा कर देती सरकार कि भाई संबलपुर सोसाइटी में 1.5 करोड़ रुपया के किसानों का कर्ज है, तो हम 1.5 करोड़ रुपया आपको देते हैं, आप किसानों का कर्जा माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल में किस सोसाइटियों को पैसा दिया गया, जबकि सोसाइटी हमारे किसानों के हिस्से और शेयर से सोसाइटी चलता है, उसमें पूरी तरीक़ा से किसानों का एकाधिकार होता है। किसी भी प्रकार के राशि का समायोजन जो किया जाना चाहिए, सबसे पहले कोऑपरेटिव सेक्टर में संचालक मंडल है, संचालक मंडल के बगैर अनुशंसा के या उनके बैठकों के किसी प्रकार की भी सहमति के आप सोसाइटी में किसी प्रकार का भी ऐसा समायोजन या कर्ज माफ़ी नहीं कर सकते। बजाय इसके कि भूपेश सरकार ने किसी भी संचालक मंडल को किसी प्रकार की सूचना दिए बगैर या किसी प्रकार की बैठक किए बगैर या उनके किसी अनुशंसा के सोसाइटियों में कर्ज माफ़ी के लिए घोषणा कर दिया गया और हमारे ही पैसा को वहाँ पर समायोजन किया गया। बाद में वो राशि अप्रैल में दी गई, जबकि आज तक उसका ब्याज जो मिलना चाहिए सोसाइटी को, सोसाइटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सोसाइटी भाई हमारी संस्था है, किसानों की विशुद्ध रूप से संस्था है। कांग्रेस के जितने भी किसान नेता हैं उनका बाकायदा नेशनलाइज बैंकों का भी पूरा कर्ज माफ़ हुआ है। नहीं तो कितने ही खाते खंगाले जाए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो किसान नेता है उनके खाते निकाले जाएं, उनके खाते नेशनलाइज बैंक के खंगाले जाएं, तो आपको सच्चाई दिखेगी कि कितने किसानों का पूरा कांग्रेसी किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, जबकि वही नेशनलाइज बैंक के अन्य किसानों के कर्ज माफ़ी नहीं हुई। इसी संबंध में मेरा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने अभी प्रदेश से एक सूची जारी की कि कितने भाजपा नेता जो किसान भी हैं उनके कर्ज माफ़ हुए हैं, भाजपा झूठ बोल रही है, इस संबंध में क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये बोलूँ कि ये कैसा विडम्बना है, या सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या सोचती है। इस सरकार जब राज्य में छत्तीसगढ़ में सरकार है, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है, तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के किसानों के लिए ही कोई योजना आएगी? क्योंकि सबसे पहले अगर शशि पवार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है तो मैं सबसे पहले ग्राम संबलपुर का किसान हूँ और छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भी नियम अधिनियम या जो भी सुविधाएं दी जाएगी छत्तीसगढ़ के हर एक जनता के लिए होगी, न कि कांग्रेस और भाजपा की बात। सवाल आप मुद्दे की करिए, छत्तीसगढ़ के जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ करिए। क्या कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जो किसान नेता हैं कांग्रेस के, जिनकी भी किसानी है, रमन सिंह जी के द्वारा जितने भी बोनस दिए गए क्या उनको नहीं मिला? या कर्ज माफ़ किए गए, क्या उनको नहीं, कर्ज माफ़ नहीं हुआ? तो ये कोई बात नहीं है कि कांग्रेस सरकार घोषित कर दे कि हम सरकार सिर्फ कांग्रेस को जो वोट देती है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अधिकृत रूप से उनके जो प्राथमिक सदस्य होंगे, जो किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे युवा हो, जितने भी हैं उनके लिए ही कोई योजना बनेगी, ये ऐसा कांग्रेस सरकार घोषणा कर दे।
अभी आप लोगों ने अभी 1-1.5 हफ्ता पहले एक प्रभावी प्रदर्शन किया था किसानों के मुद्दे को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में। ये मुद्दा क्या था, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी में विलम्ब तो रमन सिंह के ज़माने में भी हुआ है, बारदाने की कमी उनके भी ज़माने में हुआ है। 15 साल में ऐसे कई अवसर आए जब किसानों को इन दिक्कतों से जूझना पड़ा। तो आपका आरोप क्या है कांग्रेस के ऊपर, जिन मुद्दों को लेकर आप वहाँ प्रदर्शन किए? देखिए, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अव्वल तो ऐसे असंवेदनशील और किसान नेता जो इनके मुख्यमंत्री अपने आप को बोलते हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दुख लगता है कि वो गिरदावरी में जो मेड़ का रकबा काटते हैं। अब वहाँ से मैं चालू करूँ कि इनकी असंवेदनशीलता या किसान ये किस कैटेगरी के हैं कि बगैर मेड़ के धान के उत्पादन के बारे में सोचते हैं, तो मैं उनकी कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ कि ये किसान हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, किसानों की समस्या की बात करें तो किसानों की समस्या बहुत सारी है। अगर 1 नवंबर से धान खरीदी होती, क्योंकि व्यापारी हर एक चीज़ को नफ़ा नुकसान में एक एक चीज़ों को जोड़ते जोड़ते 2-2 पैसा के नफ़ा के बारे में सोचता है, वैसे ही हम किसान के बारे में सोचें। अगर 1 नवंबर से धान खरीदी होती, जो कि 1 दिसंबर से चालू हुआ, 1 दिसंबर और 1 नवंबर में 1 महीने का अंतर है। फसल कटाई होता है अक्टूबर में। अब वहाँ से आप उसका मतलब हर एक पहलुओं पर ध्यान दें। पहले खेत खलिहान हुआ करते थे, वो बंद हो गए। रमन सरकार में डायरेक्ट वहाँ से खेतों से ही धान आता था, वहाँ पर खरी रख दिया जाता था कटाई के बाद। कल हमारा धान बेचने का समय है तो आज थ्रेसर ले जाते थे। मैं किसान के रूप में बात कर रहा हूँ। धान थ्रेसर ले जाते थे, आज मिंजाई करते थे, ट्रैक्टर में पूरा धान लोड रहता था और क्योंकि सुबह हमको धान बेचना होता था। ऐसी व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह ने दी थी। न कहीं पर हमको वहाँ पर खरी बनाने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार की भी व्यवस्था और करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 महीना अक्टूबर में हमारे धान कटाई हुई और अक्टूबर से नवंबर तक कितनी चीज़ें हमको नुकसान हुई। एक, हमको उनको दोबारा लाना पड़ा, घर में ला के मिजाई करके घर में रखना पड़ा, चूहे खाए, नमी जो है वो सूख गया धान। कहीं ना कहीं 1 कुंटल में 5 से 6 किलो का मॉइस्चर आता है, उतने के हम निकाले तो वो किसान को रमन सरकार में हमको मिलता था। डबल धान को ला के घर में रखे, फिर उसको बोरे में भरे, फिर लोडिंग किए, फिर अनलोडिंग किए। हर के पास ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, किराए से करना पड़ता है। प्रति कुंटल अगर ये जोड़ें तो वो 100 रुपये के आसपास नुकसान होता है प्रति कुंटल। अब अगर 15 कुंटल की बात करें तो 1500 रुपये 1 एकड़ में नुकसानी, सिर्फ 1 महीने की खरीदी के लेट से। अब वो 1 महीने के हर एक किसान कहीं ना कहीं से कर्ज लिया हुआ है, व्यापारिक कर्ज है, बैंक का कर्ज है, तो उनका ब्याज जोड़िए। अगर अक्टूबर में हो जाता तो हमारा वो पैसा रिलीज़ होता, हम अपना केसीसी है या व्यापारिक लोन है वहाँ से हम उनका ब्याज जोड़िए। और उसके बाद अभी बारदाना की बात करते हैं। मैं तो सबसे पहली बात ये करता हूँ, किसी भी सरकार को एक दूसरे की सरकार इससे तुलना की बात नहीं होनी चाहिए। अपनी व्यवस्था के ऊपर आप बात करें। अगर भाजपा की सरकार ने किसी प्रकार की भी गलती की होगी तो इसीलिए आज आपकी सरकार है। आप अपनी अच्छाई के बारे में बात करें, आपने जो कहा है उनमें बात करें, न कि रमन सरकार ऐसा था, न कि मोदी सरकार ये है, मोदी सरकार ऐसा। अरे आप में दम नहीं है तो फिर आपने सरकार में आने की प्रयास किया और सरकार में क्यों आए? आपको नहीं आना चाहिए था। आज बारदाना की जो कमी है, बारदाना की अगर बात करें तो 1 कुंटल में 2.5 बारदाना लगता है। 2.5 बारदाना में 15 रुपया सरकार दे रही है, 25 रुपये, अब 40 रुपये में किसान ले रहा है, 25 रुपया प्रति बारदाना नुकसान हो रहा है। 1 कुंटल में 62-65 रुपये नुकसान हो रहा है, 15 कुंटल में 1000 रुपया। ऐसे धीरे धीरे जो नुकसान है वो इनको समझ नहीं आता, क्योंकि इनको तो मेड़ को काटना है, बगैर मेड़ की खेती करना है। तो ये क्या जाने दर्द, किसानों का दर्द, कि कहाँ कहाँ से छोटी छोटी राशि किसानों का नुकसान हो रहा है। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है। आज कृषि कानून को लेकर कांग्रेस बहुत किसान हितैषी होने का दावा करती है और इस पूरे तीनों कानून को काला कानून बता रही है। तो ये काला कानून कैसे हो गया और किसानों के लिए ये कृषि कानून फ़ायदेमंद क्यों है? और मेरा इसी से संबंधित सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों तक के इसके फ़ायदे तक को क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? मोदी सरकार ने आखिर किस लिए इस कृषि कानून को लाया है? ये आम जनता तक, आम किसानों तक कैसे नहीं पहुंचा पा रही है? इसका मैं एक किसान के रूप में मैं इन चीज़ों को कहना चाहूँगा कि जो परेशानी जो आती है उसको, अव्वल तो इनके द्वारा आरोप विरोध का विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। आप उन तथ्यों, किसी भी कांग्रेसी को आज भी दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर अगर हमने मीडिया के माध्यम से इससे जितना भी जाना या सुना है
कि वो विरोध का विरोध है या विरोध करवाया जा रहा है। कहीं पर भी किस चीज़ का विरोध है ये बोलने से किसी के द्वारा भी संतोषप्रद। हमने भी ये चीज़ को जानने का प्रयास किया कि वास्तविक में अगर सरकार ने ये बिल लाया है तो वास्तविक में इसमें क्या तकलीफ है जिसका विरोध हो रहा। तो आज तक हमको मीडिया के माध्यम से सुनने को जितना मिला उसमें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर विरोध किस चीज़ का है। जब कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, मंडियों की व्यवस्था रहेगी, तो किस प्रकार का विरोध। दूसरी और मेन चीज़ ये बोलूँगा मैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो रहेगा ही, पहले भी रहा है, आज भी रहा है। और अगर जितने भी अगर भूपेश सरकार को अगर तकलीफ़ है न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों का एवरेज जो उत्पादन है जहाँ पर इरिगेटेड वो है 50 कुंटल प्रति एकड़ का है दोनों फसल में। एक फसल में आपने 15 कुंटल खरीद दिया। अगर आपको इतनी ही चिंता है बरसात जो अभी गर्मी का रबी फसल का जो नहर पानी अभी दे रहे हैं उसका जो धान आएगा वो मंडियों में 1400 से 1500 रुपये कुंटल बिकता है, जबकि अभी समर्थन मूल्य या गवर्नमेंट ले रही है 2500 रुपये, 1100 से 1200 रुपया 1100 का अंतर होता है। सरकार को अगर इतनी ही चिंता है छत्तीसगढ़ सरकार को तो उसकी व्यवस्था करें ना। सरकार किसानों की अगर इतनी चिंता है तो उसकी खरीदी की व्यवस्था करें। आप क्यों 15 कुंटल धान खरीद रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार जितना, जबकि केंद्र सरकार ने जो 90 लाख मीट्रिक टन धान 60 लाख मीट्रिक टन चावल के अगेंस्ट में जो चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपको भाई मैं समझता हूँ कि 20 से 22 कुंटल धान खरीदी करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। तो इतनी जो चिंता है। और दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो मैं इनको बता देना चाहूँ, जैसे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला की बात करूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े पुलिंदे और इसमें हमारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता सब पुलिंदा और कागज़ पन्ना लेके आते हैं। मैं तो किसान के रूप में बात करता हूँ धमतरी ज़िले की। मुझे और अन्य ज़िले की या देश के कौन से इसमें क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो हमारे ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करीब 20 साल से चल रहा है, जो किसी को मालूम नहीं होगा। धमतरी ज़िले में आज भी कम से कम 40 से 50 हज़ार एकड़ में सीड प्रोडक्शन का काम होता है। और जो कंपनी कराती है सवाना, पायोनियर, बायर, ये सारे जापान और चाइना की कंपनी है। उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीड प्रोडक्शन का काम ये करीब 20 से 22 साल से चला आ रहा है। प्रति एकड़ प्रति कुंटल किसानों को मतलब किलो कम से कम 70 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो या 7,000 से लेकर 12,000 रुपये कुंटल तक नर और नारी, आपने सुना होगा नर और नारी धान का जो उत्पादन है, नारी जो धान है मादा धान है वो सीड बनता है और नर के क्रॉस से वो सीड बनता है। तो ये जितनी भी कंपनी है सब फॉरेन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सीड का प्रोडक्शन करती है। और आज भी किसान प्रति एकड़ 90,000 से 1 लाख रुपये तक का धमतरी जिला में 50,000 से ऊपर हेक्टेयर में हो रहा है, ये विगत 20 साल से। तो तब सरकार कहाँ है अगर किसानों को इतनी ही चिंता है, क्योंकि धान जो आता है छोटे छोटे यहाँ पर ब्रोकर हैं उनके माध्यम से आता है, उनके माध्यम से बीज का वितरण किया जाता है, किसानों को चिन्हांकित किया जाता है, किसान फार्मिंग करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इनके द्वारा लिया जाता है और वो कंपनी को भेज दिया जाता है। कहीं पर कोई पेपर हाथ में नहीं है, जब चाहे कंपनी नहीं देना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तक 20 सालों से ये हो रहा है, पेमेंट किसानों का हो रहा है। दूसरी बात, किसान को अगर सरकार को इतनी ही चिंता है तो इन कंपनियों का संचालनालय रायपुर कृषि विभाग या डीडीए धमतरी के द्वारा अनुबंधित या करारनामा या इनके जानकारी में और इस प्रोडक्ट को मंडी में क्यों नहीं खरीदती। डायरेक्ट वो आ रहे हैं उठा के ले जाते हैं, मंडी में खरीदने की व्यवस्था करें। इसका मतलब ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से हो रही, किसान उसमें खुश भी है। खैर इस संबंध में हमने हमारे कांग्रेसी नेता जो आए थे उनसे सवाल किया था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। 5 जून 2012 को कपिल सिब्बल बनने संबंध में एक विधेयक लाया था। हाँ। यूपीए सरकार में कांग्रेस की का ही कानून है। दूसरी बात जो आपने कहा कि विरोध का विरोध हो रहा है, वास्तव में अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि आखिर ये काला कानून क्यों है। हम आगे बढ़ते हैं और स्थानीय राजनीति के ऊपर आते हैं। आपने 2-3 दिन पहले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा कि धमतरी में के रेत खदानों में भारी अनियमितता है, कायदे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और कहीं न कहीं आपने खनिज महकमे के ऊपर भी सवाल उठाया कि उनकी खामोशी या बेपरवाही के चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ये पूरा माजरा क्या है?
देखिए, रेत की उत्खनन डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी हुआ, कोई नई चीज़ नहीं थी। पंचायतों के माध्यम से चूँकि लगता है शासन को कि अन्य ज़िलों में रेत की कमी है, तो उस आधार पर एक व्यवस्था के तहत वो व्यवस्थाएं पंचायत के माध्यम से दी गई थी कि पंचायत को पूरा अधिकार होगा रेत जिन पंचायत क्षेत्र में आता है। और हुए भी रेत के उत्खनन हुए, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में भी हुआ, हमने नहीं कहते कि वहाँ नहीं हुआ। लेकिन अभी जब कांग्रेस की सरकार आई और उसका टेंडर किया गया तो जाहिर सी बात है कि जो माइनस बिडिंग जो हो रहा था या किया गया जानबूझकर, जबकि उसमें एक रेट निर्धारित था और इस रेट से ऊपर जिसको लेना होता लेता, माइनस बिडिंग किया गया और ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक लोग उसमें आएँ और ये इस प्रकार की जो अवस्था है वो हुआ। आज वो टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद हम सब देख रहे हैं कि पंचायतों को दरकिनार कर दिया गया, जबकि वो क्षेत्र पंचायतों का है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पहले जो रॉयल्टी थी पंचायतों के मूलभूत आवश्यकता में पंचायतों को भी एक हिस्सा मिला करता था, जिससे पंचायत अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति गाँव में निर्माण वगैरह करते थे। अभी पूरा जो अधिकार है वो टेंडर के होने के बाद पंचायतों का भी कुछ नहीं रहा। और जब इनके द्वारा जो टेंडर के बाद जो काम चालू किया गया, तो जितने भी कोर्ट के नियम अधिनियम हैं और उत्खनन के संबंधित जितने नियम हैं उसको दरकिनार करते हुए फिर ये पूरी तरीक़ा से माफिया की तरह, जैसे अन्य उसमें हुआ करता था, वैसे छत्तीसगढ़ के शांत धारा महानदी जैसे पवित्र स्थल में धमतरी में ये होना चालू हुआ, जिसको हमने देखा है कि हमारे जनप्रतिनिधि खूबलाल ध्रुव के ऊपर भी जो आक्रमण किया गया, मतलब एक गुंडागर्दी और लठैतों के जो फौज यहाँ पर लाया गया और उसके द्वारा एक अवैध उत्खनन का काम चालू हुआ पूरी गुंडागर्दी के साथ। अगर सात्विक तरीके से या जो ज़रूरत के आधार पे जैसे होना चाहिए, अगर वैसे होता तो ये जो लठैत हैं, गुंडे हैं, इनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अव्वल तो यही है कि जब इतने गुंडे और असामाजिक तत्वों को जहाँ यहाँ लाया गया तो वहीं से ही चालू हो गया कि दशा और दिशा धमतरी के महानदी की क्या होने वाली है। वहाँ से शुरू हुआ, उसका परिणाम आया, जनप्रतिनिधि के ऊपर आक्रमण हुआ। सीधी सी बात है कि लोकतंत्र की हत्या की गई कि जनप्रतिनिधि किसी चीज़ों की आवाज़ नहीं उठा सकता। धीरे धीरे ये इतना बढ़ता गया, इनका दुस्साहस इतना बढ़ता गया कि हमारे मतलब यहाँ जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं उनके पुत्र के द्वारा भी जो एक बार वीडियो वायरल हुआ था कि ऐसे दादागिरी और गुंडागर्दी के साथ गांव वालों को डराना धमकाना। तो कांग्रेस इसका जो रेत का जो उत्खनन है, भाई आप रेत का जितनी ज़रूरत है, और इसका उल्टा ये हुआ कि शहरों में जो गांव में निर्माण काम में शासकीय निर्माण काम के लिए भी जो हमारे मजदूर भाई, एक तो सरकार कहीं पर रोज़गार देती नहीं है। जितने भी ट्रैक्टर यूनियन के हमारे साथी हैं, मैं देखता हूं कि सारे बेरोजगार हमारे युवा लोग हैं, वो ट्रैक्टर लेके वहां पर रेत का काम करते हैं, जिससे उनको रोजी रोटी मिलती है, क्योंकि खुद तो सरकार कोई व्यवस्था करती नहीं है। अगर वो स्वयं के व्यवस्था से कोई काम को कर रहे हैं तो उनके ऊपर इतना वज्रपात किया गया, इनके गुंडों के द्वारा कोलियारी चौक में बाकायदा रंगदारी वसूली की गई, मारा पीटा गया है। ये हमने जब आवाज़ उठाई तो ट्रैक्टर वालों का ये सब चीज़ जो इनका आक्रमण था वो बंद हुआ। वहाँ पर बाकायदा एक ऑफिस खोला गया, 200 रुपये लेते थे। हाँ, तो वो सारे चीज़ें बंद हुई कि आप करना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप महाराष्ट्र को बेचते हैं। कल ही हमने कलेक्टर साहब से वो चीज़ों की बात करी कि मैंने पूछा कि कलेक्टर साहब ये चीज़ बताइए कि किसी भी चीज़ का अगर पर्पस चेंज हो जाता है, जैसे मैं आज धान को बेच सकता हूँ, अगर उसी धान को बीज बना के पैकिंग करके बेचूँ तो मुझे कृषि संचालनालय रायपुर से और डीडीए धमतरी उप संचालक कृषि से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पर्पस चेंज कर दिया उस धान का। अगर मैं धान को ऐसी मंडी में बेचूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर बीज बना के मैं पैकिंग करके बेचूं तो इनको किसने अधिकार दिया कि राइस मिल में बाकायदा वो फिर बाद में यहाँ की व्यवस्था भी वही है कि जहाँ पर सर्च करनी चाहिए तो सर्च में भी माइनिंग वाले ही जाएंगे, तो कौन अपने कॉलर और उसको खोलेगा। तो वहाँ पर तो रेत भूसा बन गया, क्योंकि इनके नेताओं के द्वारा ऐसे फैक्ट्री लगाई गई है कि एक इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक तरफ आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वैसे ही इनके पूर्व जिला अध्यक्ष के मिल से, पहले राइस मिल है तो वहाँ से चावल और कनकी कड़ा निकलना चाहिए, तो वहाँ से रेती निकलता है, वही बाद में भूसा बन जाता है।
तो ऐसे जो मतलब हद पार कर दिए हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं पहले भी कहा करता हूँ, ये चीज़ों को मैंने इसमें भी इरिगेशन में भी उठाया कि नियमतः डैम है तो डैम के कुछ किलोमीटर के इसमें रेंज में उत्खनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब डैम का पानी डिस्चार्ज किया जाता है तो सामने में एक टो वाल होता है जिससे वो रिवर्ट होता है ताकि डैम सुरक्षित रहे। हम डैम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ दूरी तक, मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल उसमें भी होगा, उत्खनन नहीं होना चाहिए ताकि डैम सुरक्षित रहे। और मैं उन चीज़ों को भी मानता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले जब जितने जो कॉलरी एरिया हैं कोरबा अंबिकापुर में, जब टाउनशिप और फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो पूरा अरपा नदी के रेत का उत्खनन हुआ। और आज अगर एक ट्राली भी रेत बिलासपुर वालों को चाहिए होगा तो उनको शिवरी नारायण जाना पड़ता है 50-60 किलोमीटर। यही स्थिति हमारी होने वाली है। हम अपने धरोहर को ख़त्म कर रहे हैं। आज एनीकट बना हुआ है, सारंगपुरी इसमें देवपुर में एनीकट है, दोनर में एनीकट है, लगातार एनीकट डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा बनवाया गया है। हम सब जानते हैं, मेरे ही गांव में संबलपुर में मार्च के बाद पानी का लेवल डाउन हो जाता था। जब से एनीकट बना है तब से कभी भी, यहाँ तक कि लिमतरा गांव जहाँ पर संबलपुर से 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर वहाँ पर कभी पानी ही नहीं निकलता था, चाहे 800 फीट करो चाहे 1000 फीट करो। संबलपुर से पेयजल के लिए पानी जाता था 4 किलोमीटर के पाइपलाइन से, वहाँ आज पानी निकल रहा है। तो ऐसे सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमको आने वाले पीढ़ी, हमारे जितने भी आने वाले पीढ़ी, हम तो चले जाएंगे लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ना पानी रहे, ना अगर किसी चीज़ का निर्माण करना हो तो रेत लेना हो तो हमको नीचे राजिम से नीचे जाना पड़े एक ट्रिप रेती के लिए। तो कुछ तो हमको मानवता के नाते, नैतिकता के नाते उन धरोहरों को हमको बचाना चाहिए। आपने किसानों के संबंध में बहुत गहराई से बताया और साथ ही आपने रेत के खेल के बारे में भी बहुत अंदर तक की बात बताई। अब एक विशेष मुद्दे पर आते हैं जिसे जनता समझना चाहती है। कांग्रेस ने बीते दिनों एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित किया, राम वन गमन पथ। ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम के नारे लगाते थे, राम का नाम लेते थे, राम से संबंधित कोई कार्यक्रम करते थे तो उन्हें सांप्रदायिक करार दिया जाता था। आज वही काम कांग्रेस कर रही है, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी धर्म सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन धर्म के, हम अपने धर्म को बचाए रखने के लिए जो भी करना पड़े, और शुरू से हम एक परिभाषित पार्टी है इसमें कहीं प्रकार से भी हम दिखावा या छलावा नहीं करते। हम मानते हैं कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम के लिए जो भी किया जाना चाहिए था हमने किया, और आज भी वो चीज़ों को अपने आराध्य के लिए हम हमेशा करते रहेंगे। जो कांग्रेसी जो बोलते हैं कि भगवान राम के बारे में कि इन्होंने तो उसको काल्पनिक तक करार दिया था, आज हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है उनके पिता के द्वारा बाकायदा यहाँ पर उनका विरोध भी किया गया था। तो इनके द्वारा इस टाइप का करना, अब ये समझ चुके हैं कि भारत देश में धर्म के नाम पे भुलावा या बहकाना या सांप्रदायिकता को एक विषय बनाकर, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही उनको इतना खेली है धर्म के आड़ में और सांप्रदायिकता के आड़ में। मतलब ये जो कर रहे हैं वो एक राजनीतिक प्रपंच है, मात्र राजनीति है कि वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के समानांतर इन्होंने किसी एक जाति विशेष को बाकायदा चलाने का प्रयास किया, जबकि उस जाति विशेष में भी वो चीज़ों को अब माना जा रहा है। और एक आखिरी सवाल है आपके संगठन से संबंधित। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पार्टी जब बड़ी होती है तो उसमें कहीं न कहीं बर्तन में टकराहट होता ही है। भारतीय जनता पार्टी भी गुटबाजी से अछूती नहीं है। इस गुटबाजी को दूर करने के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे डिक्शनरी में तो ऐसे गुटबाजी शब्द का कहीं पर भी जिक्र या मैं उन चीज़ों को विशेष ध्यान नहीं देता। ठीक है कि हमारे विचार सब एक हैं, काम करने वाले सब अपने अपने ये से उसको गुट नहीं बोलना चाहिए कि जैसे हमारे में गटसा बोला जाता है, टोली सह काम करना। तो ऐसा अगर भाई सभी लोग उसी काम, तो एक ही होता है, पार्टी का जो काम आता है और उसके बाकायदा पार्टी के द्वारा उन चीज़ों को, कार्यक्रम को एक बढ़िया व्यवस्था के तहत व्यवस्था भी दी जाती है कि कैसे इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करना है। उसके बाद गटसा टोली सा वो काम होता है, तो उसको गुटबाजी कहा जाना मैं समझता हूँ कि वो सच नहीं है। वो धन्यवाद ठाकुर शशि पवार जी।
तो ये थे ठाकुर शशि पवार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बेबाकी से हमारे हर सवालों का जवाब दिया, किसान से लेकर स्थानीय राजनीति और संगठनात्मक मुद्दों के बारे में भी। सहज, सरल, सौम्य और मिलनसार शशि पवार की ये शालीन विचार को सुनकर हम प्रभावित हुए हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि किसी मेहमान से तीखे तरीके से सवाल करके किसी भी मुलाकात को या इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाया जाए। बातें बहुत शालीनता से भी हो सकती है, और जो आप सुनना चाहते हैं हम वही सवाल करते हैं, शालीनता से, सौम्यता से, सहजता से। तो मुझे दीजिए इजाज़त इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक मुलाकात के प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचाव का उपाय अपनाते रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।